चलो भाई ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करी थी ना। और डिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? बेंडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू रीजन ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। ठीक है। और हमने ये देखा था कि कुछ कंडीशंस हमने डिराइव करी थी कि इंटेंसिटी एट पोजीशन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, where beta is equal to pi by lambda into a sin theta, where a is slit. कंडीशन ऑफ मिनिमा कैसे पता कराएंगे? बीटा की वैल्यूज को रखेंगे n pi, which means pi by lambda into a sin theta is equal to n pi. That means a sin theta बराबर होगा किसके? n लैम्डा। और उसी तरह से कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कैसे अप्लाई करेंगे भाई? देखो, मैक्सिमा जहां जहां पर बनेंगे तो प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी एट थीटा इक्वल टू 0। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए तो बीटा 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज आल्सो इक्वल टू। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो उसकी कंडीशन होगी बीटा इक्वल टू 1.43 पाई, या बीटा को पाई बाय लैम्डा इनटू ए साइन थीटा लिख सकते हो। तो ए साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी 1.43 लैम्डा। देखो, कई टेक्स्ट बुक्स में क्या है, आपको ये कंडीशन ऐसे भी मिल जाएगी, ए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। लेकिन वो 3 लैम्डा बाई 2 अप्रोक्सीमेट कंडीशन है, राइट? दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इज 1.43 लैम्डा। उसी तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा? एट बीटा इक्वल टू 2.46 पाई। बीटा को लिख देंगे पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2.46 पाई। तो हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2.46 लैम्डा। ये इस तरह से चलता चलता है। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या देखा था बेटे? विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो, जैसा हमने देखा था कि ये अगर स्लिट है हमारी,
और आगे कहीं पर स्क्रीन है, तो पहला मिनिमा कहाँ पे बनता है? मान लेते हैं पहला मिनिमा थीटा पोजीशन पे बनता है, तो ऊपर थीटा पोजीशन पे बन रहा होगा तो नीचे भी थीटा पोजीशन पे ही बन रहा होगा। इस तरह। तो ये थीटा की क्या वैल्यू आती है? ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा रख करके ये वैल्यू आती है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लैम्डा बाई ए के। तो थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को 2 थीटा बोलेंगे बेटे। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को क्या बोलेंगे? 2 थीटा, दैट इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स लैम्डा बाई। और अगर लैम्डा बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू ए, तो 2 थीटा को सिंपली लिख देंगे कितना? 2 लैम्डा बाई। ठीक है बेटे। और अगर लीनियर विड्थ पता करनी है आपको तो क्या करो, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा करके ये लीनियर विड्थ पता, ये तो क्या हो जाएगी? एंगुलर विड्थ। और ये हो जाएगी लीनियर विड्थ या सिंपली विड्थ। दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो, ये हमने तब बात करी थी जब हमारे पास कैसी थी? रेक्टेंगुलर स्लिट थी। जो स्लिट थी वो किस तरह की थी बेटे? रेक्टेंगुलर स्लिट थी, तब ऐसा हुआ। अब अगर मान लो रेक्टेंगुलर स्लिट ना हो, तो उस केस में अपन कैसे पता करेंगे बेटे? बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं किसकी? डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर। डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सर्कुलर।
ये सर्कुलर अपर्चर है बिना कोई कार्डबोर्ड लिया, उसमें हमने क्या किया, एक सर्कुलर अपर्चर बना दिया। और इस पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मान लो लाइट बीम इंसिडेंट, तो इस केस में देखो क्या होता है, जो स्क्रीन पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। वो सर्कुलर फ्रिंजेस के शेप का बनता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी मिलेगी अपने को, फिर ये ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मेरे को क्या मिल जाएगी, एक डार्क लाइन मिल जाएगी। डार्क रिंग मिल जाएगी। ठीक है? फिर उसके बाद वापस कुछ इंटेंसिटी मिलेगी अपने को, राइट। और फिर इंटेंसिटी मिलने के बाद एक दोबारा से आगे जा करके एक वापस से एक डार्क रिंग अपने को, राइट। और डार्क रिंग के बीच में फिर से कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। और इस तरह से ये पूरा पैटर्न हमको स्क्रीन पर, अगर मैं इसका ऐसे फ्रंट व्यू बनाऊं स्क्रीन पर तो कैसा मिलेगा बेटे, फ्रंट व्यू अगर बताऊं तो कुछ इस तरह का मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पैचेस टाइप के मिलेंगे अपने को। ठीक है, और इनके बीच बीच में अपने को क्या है, कुछ लाइट की इंटेंसिटी मिलती चली जाए। तो मान लो येलो लाइट के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो क्या मिलेगा, बीच में अपने को येलो लाइट मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद डार्क लाइन मिल जाएगी, फिर वापस येलो लाइन मिल जाएगी, येलो रिंग मिल जाएगी, फिर वापस एक डार्क रिंग मिल जाएगी, इस तरह से मिलता है। लेकिन ये बात सही है कि जो सेंट्रल रिंग होगी उसी में ज्यादातर इंटेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ज्यादातर इंटेंसिटी जो है वो इस सेंट्रल रिंग में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी।
उसके रेडियस को आप आर नॉट बोल सकते हो। तो ये आर नॉट की क्या वैल्यू आएगी? आर नॉट की जो वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय ए, where a is radius of circular aperture. A is radius of circular aperture. And what is D? D is ये वाला सर्फेस। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर लीनियर विड्थ डिराइव करी थी, इसका क्या डेरिवेशन होगा? तो भैया इसका डेरिवेशन जो है वो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें फंक्शन तो बना लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व होता है। तो इसका डेरिवेशन को अपन छोड़ सकते हैं और जो मेन मुद्दे की बात रहेगी वो यही रहेगी कि क्या आंसर आता है। इसमें देखो कई कई जगह पर फॉर्मूलेस जो है वो अलग अलग रूप में दिए होते हैं, इसलिए समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूजिंग। तो इसको ध्यान रखो, 1.22 लैम्डा डी बाई ए, ये क्या होता है बेटे? ए है रेडियस ऑफ अपर्चर, और क्या इसको स्टैंडर्ड तरीके से याद रखो तो क्या होगा? 1.22 लैम्डा डी बाई 2a, ऐसे याद रखो। ये 2a होगा, ये पूरी डिस्टेंस 2a, या रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.61 lambda d divided by a. A is aperture radius. A is aperture radius.
अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही, image formed by a lens of a point object will not be a point image due to diffraction effects. It will be a circular spot. पॉइंट इमेज नहीं मिलेगी, वो कैसा मिलेगा? सर्कुलर स्पॉट मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई लेंस है, राइट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसकी अपर्चर डायमीटर कैपिटल डी। तो इसकी जब इमेज बनेगी ना, तो वो पॉइंट इमेज नहीं बनेगी, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स इट विल बी अ राउंड इमेज, सर्कुलर इमेज जैसी, राइट। और इसकी अगर आपको रेडियस पता करनी, तो वो रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा? इट विल बी 1.22 लैम्डा। इस डिस्टेंस को अगर मैं v मान लूं, और इस डिस्टेंस को u मान लें, तो बेसिकली इधर से आने वाली रेस यहाँ तक जा रही, तो 1.22 लैम्डा इंटू v डिवाइडेड बाय कैपिटल D। अब ये जो v बाय कैपिटल D है, इसको मैं ये वाला पूरा एंगल सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इट्स नथिंग बट दिस कंप्लीट एंगल। ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो क्या होगा, जैसे अगर मान लो हमारे पास टेलीस्कोप, if the image is being formed by a telescope,
तो इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगी। तो जो इमेज की रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1.22 लैम्डा इंटू एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, where d is aperture diameter of the objective lens, and f is of course the focal length of the objective. ऐसा तो हम लिख सकते हैं किसके लिए? टेलीस्कोप के। अब देखो, जैसा कि आपने बताया साहब, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट इमेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ से फिर क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन आता है ना। यहाँ से आता है कंसेप्ट ऑफ क्या? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो दो पार्टिकल हैं जो कि बहुत पास पास में रखे हुए हैं। अपन टेलीस्कोप से दो स्टार्स को देख रहे हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट? तो क्या होगा? एक स्टार की जो इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज नहीं बनेगी। इमेज ऑफ स्टार विल नॉट बी अ पॉइंट इमेज, इट विल हैव दिस मच ऑफ रेडियस, राइट? मतलब जैसे कि ये दो बहुत पास पास के पार्टिकल्स हैं, तो इसकी इमेज क्या होगी अपने आप में? एक ऐसा सर्कल टाइप। इसकी इमेज भी किस तरह की बनेगी बेटे? ऐसे सर्कल टाइप की बनेगी। अब अगर मान लो वो सर्कल ऐसे हो गए कि एक दूसरे के अंदर काफी मिल रहे हैं, तो ये हम इन दोनों को एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिजॉल्व करने का मतलब क्या है? गुड रिजोल्यूशन मीन्स ability to identify two objects placed close to each other as distinct objects. अब इसमें रेले साहब ने क्या किया? रेलेस क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि साहब ये कितना आपस में इंटरमिक्स्ड हो कि हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। देखो, उन्होंने तीन स्टेट डिस्क्राइब करी। उन्होंने कहा वेल रिजोल्व, जस्ट रिजोल्व एंड अनरिजोल्व। तो वेल रिजॉल्व वाला केस क्या है? देखो,
वेल रिजॉल्व वाला केस ऐसा है कि ये दोनों का बीच का सेपरेशन ऐसा है कि जब इनकी इमेजेस टेलीस्कोप बनाता है तो वो इस तरह की बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इन सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, वो किससे बड़ी हो जाए बेटे, वो 2r से बड़ी हो जाए। ठीक है, ये r, ये है r, इससे इसके 2r से बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए। जस्ट रिजॉल्ट किसे कहेंगे, कुछ ऐसा हो जाए कि देखो मतलब कुछ कुछ इस तरह। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जस्ट किसके बराबर हो जाए बच्चों, वो बराबर हो जाए r। और अनरिजॉल्व का मतलब क्या है, d जो है वो r से भी छोटा हो जाए। d जो हो जाए वो क्या हो जाए बच्चों, r से भी छोटा हो जाए। तो उसको हम क्या कहेंगे कि आप अनरिजॉल्व ही रहे। दिस इज कॉल्ड एज रिलेज क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक होती है रिजॉल्विंग लिमिट और एक होती है रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, एक होती है रिजॉल्विंग लिमिट, एक होती है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग लिमिट तो क्या होती है, रिजॉल्विंग लिमिट तो होती है ये मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जिससे के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम, रिजॉल्विंग लिमिट बेसिकली क्या हो जाएगी, मिनिमम सेपरेशन between two point objects so that they can be identified as
distinct objects. तो resolving limit RL फॉर टेलीस्कोप का क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? इट इज 1.22 into f lambda divided by कितना बेटे? कैपिटल। वहां पर f क्या है? f इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव and d is aperture diameter of object. And smaller the resolving limit, better is the resolution of the telescope. Smaller the resolving limit, better is the resolution of the telescope. ठीक है बेटे? तो इसके लिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का अपर्चर डायमीटर ज्यादा हो, है ना? तो diameter of aperture diameter of objective is kept large to ensure better resolution. Resolving power क्या होता है? It is nothing but 1 upon resolving limit. तो ये हो जाएगा t divided by 1.22 f. ठीक है? रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर रिजोल्यूशन. हायर द रिजॉल्विंग पावर, बेटर इज द रिजोल्यूशन. ये तो बात हुई किसकी बच्चों? टेलीस्कोप. अब हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. देखो ध्यान दो बेटे कि माइक्रोस्कोप में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है? लगभग एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव पे रखा. ये ऑब्जेक्टिव लेंस. और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? जस्ट एट इट्स फोकस से थोड़ा सा ज्यादा, है ना? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस.
इसकी इमेज ये कहीं पे बनाएगा, मान लो इसने कहीं पर इमेज, अब जैसा कि हम बोल रहे हैं कि वो इमेज क्या होती है, वो पॉइंट इमेज नहीं बनती, वो इमेज खुद एक सर्कल टाइप की बनती है। और ये कितनी डिस्टेंस से बन रही है, कुछ v डिस्टेंस पे ये इमेज। तो रेडियस ऑफ इमेज को अपन क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ इमेज को लिख सकते हैं 1.22 f लैम्डा डिवाइडेड बाय f की जगह यहाँ पे आ जाएगा v, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस क्या है, v है। तो 1.22 d लैम्डा बाय कैपिटल D, वेयर कैपिटल D इज इसका अपर्चर डायमीटर। जहाँ पे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दो कैसे,
ठीक है बेटे। अब देखो इसमें मुद्दे की बात क्या है। इसको आप ऐसे समझो कि लेट्स से ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम अगर नाम दें थीटा, तो बेसिकली ये v इंटू थीटा ही रेडियस के बराबर, या थीटा को हम लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाय, तो वो हो जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय, थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ये थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स whose images are closer than this will not be resolved। जिनकी इमेजेस इससे ज्यादा पास हुई वो रिजॉल्व नहीं हो पाए। ठीक है, ध्यान दो, मैं यहाँ पर इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी बात है, दिस इज इमेज डिस्टेंस, whose images are close। अब देखो, अगर ये इमेजेस के बीच की डिस्टेंस है, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे को पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स, तो वो कैसे पता करेंगे अपन कि जो ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस उसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन कितना होगा बेटे, उसको इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा लिखेंगे, तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, 1.22 एफ नॉट लैम्डा बाई डी। ये फिर से 1.22 एफ नॉट लैम्डा बाई, ठीक है बेटे।
1.22 एफ नॉट लैम्डा बाई, ये आ जाएगा क्या, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोब्स 1.22 एफ नॉट लैम्डा बाई। अच्छा, इसको इस फॉर्म में भी कई बार लिख दिया जाता है, कैसे, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी बाई डी बाई एफ। तो देखो, बेसिकली क्या है, इसको हम ऐसे लिख लें, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी बाई टू डिवाइडेड बाई एफ नॉट इंटू टू। तो डी बाई टू डिवाइडेड बाई एफ नॉट क्या हो जाएगा, इस एंगल को अगर हम बीटा कहें तो डी बाई टू डिवाइडेड बाई एफ नॉट टेन बीटा हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा टू टेन बीटा हो जाएगा। तो 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना, टू टेन, 1.22 लैम्डा बाई टू टेन बीटा, ये रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप है। इस फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखो, रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला जो है वो दोनों का सेम ही आ रहा है, 1.22 एफ लैम्डा बाई कैपिटल टी। यहाँ भी आ रहा है 1.22 एफ लैम्डा बाई कैपिटल टी, राइट। अगर बीटा छोटा, इफ बीटा इज स्मॉल, तो रिजॉल्विंग लिमिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई टू साइन, है ना। और अगर मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो उस केस में रिजॉल्विंग लिमिट की क्या वैल्यू आएगी, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2n साइन बीटा, क्योंकि लैम्डा मेरे को उस मीडियम वाला यूज करना पड़ेगा, राइट। देखो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ v बाई लैम्डा के, तो c बाई लैम्डा, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर डिवाइडेड
या वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू उस मीडियम की स्पीड जो कि हो जाएगी c बाई एन डिवाइडेड बाय उस मीडियम का लैम्डा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटे कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू एन, या लैम्डा डैश किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा बाई एन। तो लैम्डा को लैम्डा बाई एन से रिप्लेस कर दिया तो ये मेरे पास नई रिजॉल्व लिमिट आ गई। ये जो एन साइन बीटा होता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वैल्यू कई बार इट इज रिटन एज स्पेसिफिकेशन ऑन माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग लिमिट की क्या वैल्यू आएगी, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स न्यूमेरिकल अपर्चर। बस कुछ नहीं है बेटे, एक नया नाम दे दिया गया है उसको, है ना। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो, दिस फिनोमेना ओनली ट्रांसवर्स waves exhibit polarization, है ना। बेसिकली इसको क्रूड फॉर्म में अगर समझो तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शंस इन डायरेक्शन ऑफ, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन ऑफ। मतलब देखो, एक सिंपल सी बात है बेटे कि जैसे मान लो अपने पास एक वेव ऑन स्ट्रिंग है, मैकेनिकल वेव है, जिसमें कि जो रस्सी है उसके पार्टिकल्स को इस तरह से ऑसिलेट करवा रहा है ना। अब इस रस्सी को अपन क्या करते हैं, एक इस तरह की स्लिट से पास करवाते हैं, मेक इट पास थ्रू अ कार्डबोर्ड स्लिट लाइक। तो क्या होगा,
देखो, ये डायरेक्शन के जो ऑसिलेशंस है ना, ये वाले तो इस स्लिट के पैरेलल ही हो रहे हैं, तो ये स्लिट क्या करेगी, इन ऑसिलेशंस को तो अलाउ कर देगी, लेकिन ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं इधर वाले, इस डायरेक्शन के ऑसिलेशंस को ये स्लिट रोक देगी, क्योंकि इधर तो ये डैम्प हो जाएगा, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि रस्सी इधर जाना भी चाहेगी तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इससे निकलने के बाद आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ इसी तरह की वेव, ये वेव इसी तरह की बचेगी। इस वेव को हम क्या कहेंगे, इस वेव को कहेंगे पोलराइज्ड, है ना। देखो, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इन ट्रांसवर्स वेव direction of oscillation are perpendicular to direction of oscillations are perpendicular to the direction of propagation of wave. So that means if wave propagates in x direction, oscillations can be anywhere in yz plane. पूरे yz प्लेन में कहीं भी ऑसिलेशंस हो सकते हैं। अगर वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है बेटे, x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो oscillations can lie anywhere in which plane, yz। किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वो ऑसिलेशन लाई कर सकता है। कोई भी रैंडम डायरेक्शन से मतलब क्या है अपना, वो इधर भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता
2s। They can lie in any random direction in yz plane। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि हमें पता है कि ऑसिलेशंस जो होते हैं वो दे आर अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, राइट। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक्स को फिक्स कर दिया और टाइम को वेरी कराया। ये अलग अलग एरो जो है वो अलग अलग टाइम पे ऑसिलेशन की डायरेक्शन बता रहे हैं। आप किसी एक टाइम पे भी ऑसिलेशंस की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। वो डायग्राम कैसा दिखता बेटे? वो कुछ इस तरह से दिखता। कभी ऊपर, एरो कभी ऊपर, कभी इधर, कभी इधर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी ठीक अंदर। ये मैंने क्या बताया है, ऑसिलेशन की डायरेक्शन एट सम टाइम इंस्टेंट, है ना, एट सम फिक्स्ड टाइम। और ये मैंने क्या बताया, एट सम फिक्स्ड एक्स। इसमें पोजीशन को फिक्स करके अलग अलग टाइम पे एरो की डायरेक्शन बताइए, इसमें टाइम को फिक्स करके अलग अलग पोजीशन पे एरो की डायरेक्शन बताइए। ये दोनों ही कैसी हैं, बोथ ऑफ दीज आर अनपोलराइज्ड।
ये भी कैसी है, this also represents an unpolarized। YZ प्लेन में तो है सारी की सारी डायरेक्शन, लेकिन रैंडम है। YZ प्लेन में है लेकिन कैसी है, रैंडम। इनको बोलते हैं अनपोलराइज्ड प्लेन। ठीक है बेटे, ठीक है, फिर बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, हाँ।